द टॉपिक इज जॉबलेस। जॉब्स कम होती जा रही हैं लेकिन ग्रोथ बढ़ रही है कंट्री की, यानी कि इकोनॉमी इज ग्रोइंग बट जॉब्स आर डिटोरिएटिंग। जबकि होना क्या चाहिए, इफ द आउटपुट इज इंक्रीजिंग इन द इकोनॉमी द एम्प्लॉयमेंट शुड बी इंक्रीजिंग। कॉमन सी टेंडेंसी है। तो कुछ रीजन है, टेक्नोलॉजी है, ग्लोबलाइजेशन है, माइग्रेशन है, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी का एक क्वेश्चन मार्क है, कुछ कारण है इसके, ठीक है। चलिए इसको रीड करिए। Jobless growth is a situation when level of output in the economy tends to rise due to innovative technology Level of output increases without any rise in level of employment. due to technology, but jobs, ठीक है, does not increase. Number of jobs does not increase. पीछे आपको अगर आपने पढ़ा, उसको भी बड़ा क्रिटिसिज्म चल रहा है अभी, पता नहीं क्या बनेगा। वो आर्मी के अंदर भी एक वो अग्निपथ स्कीम आई थी, हैव यू हर्ड ऑफ दैट? उसके बड़े प्रोटेस्ट हुए, पता है कि नहीं पता? आर्मी में जैसे जॉब एक वन ऑफ द सिक्योर्ड एंड बेस्ट जॉब मानी जाती थी, पेंशन भी लगती है उसमें, आपको एज कम कर दी, एज भी कम कर दी, लेकिन उसको भी एक इंस्टेड ऑफ परमानेंट जॉब है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में कन्वर्ट किया गया, ठीक है ना, कि आप 17 की एज से इस एज तक 22 की 27 तक की एज तक रहोगे, पहले 5 इयर्स होगा, एंड इफ यू डू सम ऑफ द नंबर ऑफ इयर्स इन दिस आर्मी सर्विस तो आपको एक लमसम अमाउंट मिलेगा। एंड देयर वाज अ क्वेश्चन मार्क कि बच्चा अगर 17 साल की एज से 18 साल की एक बार चला जाएगा तो ग्रेजुएशन नहीं करेगा तो बाकी लाइफ क्या करेगा। सो उनको बिजनेस की जॉब्स के लिए एलिजिबल करके उनको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा इक्विवेलेंट टू एजुकेशन। कुछ प्लस माइनस है उसके अंदर, बट उसका एक सबसे बड़ा नेगेटिव क्या है, जॉब सिक्योरिटी। क्या नेगेटिव है कि एक आर्मी में कोई पर्सन सिलेक्ट हो जाता है, वो अपने लाइफ के पहले 10-15 व्हेन यू आर 20 to 40 दैट इज योर पीक इयर्स। अगर आप उसमें से पहले 10 साल पीक के 17 साल से 25 साल 30 साल तक दे देते हो, यू डजंट गेट अ जॉब सिक्योरिटी, नाइदर यू गेट अ हायर इनकम स्टैंडर्ड्स, तो वो कैसे होगा? दैट इज द क्वेश्चन मार्क अराउंड दैट। तो बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा ही होता है, यूएस में, जापान में, सिंगापुर में चले जाओ, वहाँ पे ऐसा होता है सिनेरियो, ठीक है ना। सम पीपल आर कंसीडर्ड फॉर द लॉन्ग टर्म, सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, कंट्री नीड के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है ना। बट यू आर सर्विंग योर कंट्री फॉर द मिलिट्री पर्पस, नेवी पर्पस, एनी पर्पस। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट की लॉन्ग टर्म ज्यादा पे आउट ना करने की इंटेंशन के कारण क्या हो रहा है, सोशलिज्म का डिक्लाइन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। दिस लीड्स टू क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। ये टर्म कभी भी आए तो जॉबलेस ग्रोथ की बात है, बट इज अ बिट क्रॉनिक। करिए इसको बेटा रीड। It leads to chronic unemployment even when there is rise in GDP. मतलब हमारी इनकम बढ़ रही है पर हमारी नौकरी नहीं बढ़ रही। घर पे एक बंदा काम करता था या 4 बंदे काम करते थे, 2 करते हैं, हमारी कमाई पहले शायद 1 लाख थी, अब 2 लाख हो गई है, लेकिन काम करने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्वांटिटी वाइज रियल वेलफेयर और जीडीपी वेलफेयर, यानी प्राइसिंग बढ़ती जा रही है चीजों की, उसके कारण जीडीपी इंक्रीज हो रही है, तो आउटपुट इतनी ज्यादा इंक्रीज हो रही है कि उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते। बट एक जैसे अब आपने इंटरनेट, अब एआई को देख रहे हो, ठीक है ना, तो दीज वन ऑफ द इनोवेटिव थिंग्स, जो काम पहले 10 लोग करते थे, आज मैंने आपको क्या बोला, इंटरनेट का 5 लोग करते हैं। एआई आने के बाद वही काम शायद 2 लोग करें, तो उतनी ही आउटपुट कम लोगों से अटेन की जा रही है, ठीक है ना। दिस इज समथिंग टेक्नोलॉजी इज डूइंग, ठीक है। आगे बेटा। During 1951 to 2000, growth rate of GDP risen from 3.6 to 8%. Growth rate of employment एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। एम्प्लॉयमेंट का रेट कम हुआ 1.5% से, कितना, यानी हर साल 1% से नई जॉब्स क्रिएट हो गई थी, लेकिन जीडीपी कितने से ग्रोथ हुई, 3.8 से 8%, यानी कि जीडीपी डबल होगी लेकिन एम्प्लॉयमेंट 50% डिक्लाइन होगी। तो ये डाटा डिपिक्ट करता है क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट, हम ऐसे नहीं हवा में बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे। There is a widening gap between growth of वाइडनिंग गैप अंडरलाइन कर लो, ग्रोथ और जीडीपी एंड अनएम्प्लॉयमेंट कर लो। ये गैप बढ़ता जा रहा है, जीडीपी आज भी 7% बढ़ रही है, वो 1% से शायद आज हम आधा परसेंट 60-70% पे आ चुके हैं, ठीक है। आगे। India is relying more on technology and less on employment because of the growth process has been hijacked by टेकन ओवर लिख सकते हो, हाईजैक को टेकन ओवर कर सकते हो। हाईजैक इज वेरी एक्सट्रीम वर्ड। टेकन ओवर बाय एमएनसीज। अब एमएनसीज बन रही हैं कंपनीज फॉरेन की, वो भी कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी में टैक्सेस देके, आउटपुट बना के, तो उसको भी कल्टीवेट कर लेते हैं, जो कि एम्प्लॉयमेंट
एम्प्लॉयमेंट शायद कम दे रही है, ठीक है। which specialize in achieving high growth through efficient technology. बेटा बीपीओ सेक्टर्स कितने हैं, बैंगलोर, पुणे, ठीक है। अब हमारी मैन्युफैक्चरिंग होगी, हमारी इंडियन कंपनीज होगी, तो हम कहेंगे जॉब ग्रोथ है ये। लेकिन फॉरेन की कंपनी अपने यहाँ पे सेटअप लगाती, लोगों को रखती, कहाँ पे काम होता है चले जाते हैं। इसका मतलब वो आउटपुट डिराइव कर रहे हैं, लेकिन उनके आउटपुट्स के अकॉर्डिंगली उतनी एफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट नहीं बन पा रही, ठीक है। चलो, जॉबलेस ग्रोथ एक छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा टॉपिक है कैजुअलाइजेशन। तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, बीइंग कैजुअल कर लेंगे, हो जाएगा। हमें तो जॉब मिल गई, हम तो पैसे कमा रहे हैं, हमें क्या परवाह पड़ी है। समथिंग माइक्रो एंड द मैक्रो ऑब्जेक्टिव देन डजंट अलाइन टू कैजुअलाइजेशन अपीयर्स। हर इंडस्ट्री वाले को, हर घर वाले को, हर सेक्टर वाले को, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लगता है कि हमारा तो ठीक चल रहा है ना, ठीक है। अब रिसेंटली कौन सा गवर्नमेंट कंपनी है जिसको प्राइवेटाइज किया गया है? एयर इंडिया, वेरी गुड। एक बीएसएनएल को भी किया गया है। एलआईसी को कहाँ किया गया? अभी उसका 4% स्टेक बेचा है। वो तो 51% जब ज्यादा होगा तब प्राइवेटाइज माना जाएगा ना। एलआईसी का सिर्फ 4% स्टेक बेचा गया, ठीक है ना। जब तक 51% नहीं होगा तो। अब एयर इंडिया में क्या हुआ है? लॉसेस में थी तो उन्होंने टेक ओवर, ठीक है, वो तो रीजन ऑफ हो गया। अब हुआ क्या, उन्होंने ले ऑफ्स किए, जो पुराने लोग थे उनके, उनको वीआरएस दे दिया। व्हाट इज वीआरएस? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। कंपल्सरी उनको रिटायर करवा दिया, चलो जी तुम्हारे 5 साल जॉब के पड़े, 10 साल पड़े, पैसा उठाओ जाओ, इसलिए लॉस। अब उनको सैलरी देनी थी 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख। अब नए प्राइवेटाइज में नए यंग पर्सन एम्प्लॉय जॉब पे रखे हैं, प्राइवेट सेक्टर है, कॉन्ट्रैक्चुअल है, जिसको 50 दे रहे थे उसकी अब 20 दे रहे हैं, या एक ऑफिस में 3 लोग होते सब 2 रख रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो वो एक जॉब सिक्योरिटी चली गई, एफिशिएंसी बढ़ गई अपने आप, क्योंकि हमारे वो दे अर्लियर यूज्ड टू, इंडिया पीपल यूज्ड टू थिंक देमसेल्फ ऑफिसर्स, हम तो सरकारी ऑफिसर हैं, ठीक है ना। तो एटीट्यूड वैसा था, इनएफिशिएंसी वाला। तो वो अब एफिशिएंसी में कन्वर्ट होगा, प्राइवेटाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। पर जॉब सिक्योरिटी एज वर्किंग इन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया में वो कम होगी। बीएसएनएल के साथ भी ऐसे ही हुआ था, जब बीएसएनएल को धीरे बंद किया था गवर्नमेंट ने लॉसेस से, तो गवर्नमेंट ने उसको बेचा नहीं। क्यों नहीं बेचा? उसके बेचने के पीछे क्या कारण था? देखो, एयर इंडिया अब ना पूरी एविएशन में गवर्नमेंट के पास एक भी अपनी कंपनी नहीं है। दैट इज आल्सो पुअर थिंग। कभी कोई वॉर हो जाए, नेशनल सिक्योरिटी आ जाए, तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। प्राइवेट सेक्टर वाला बंदा गवर्नमेंट के कहने पे नहीं चलेगा तो क्या प्रॉब्लम कर लेंगे। टाटा हैज अ ट्रस्ट ऑफ गोइंग फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, दैट्स व्हाई टाटा को बेचा। बीएसएनएल को बेचा नहीं, उन्होंने लॉस बुक कर लिया। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन पूरा ही प्राइवेटाइज हो गया। तो आज से 10-20 साल बाद वो सारे प्राइवेटाइजेशन को ओवर वैल्यू करके फॉरेन कंट्रीज अगर खरीद लें, फॉरेन गवर्नमेंट खरीद लें, हमारी एलियन को जो हमसे नेगेटिव कंट्रीज खरीद लें, तो हमारी जो सिक्योरिटी हेल्थ में चली जाएगी। ये एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न होता है। तो कई बार गवर्नमेंट सिर्फ प्रॉफिट लॉसेस नहीं देखती, अपना नेशनल सिक्योरिटी भी देखती, ठीक है ना। तो कंसिडरिंग दैट कैजुअलाइजेशन हो जाती है गवर्नमेंट की तरफ से भी और एम्प्लॉइज की तरफ से भी, ठीक है ना। मतलब वन ऑफ द फैक्टर बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको रीड कर बेटा। Casualization refers to a situation when percentage of casually hired workers in the total workforce tends to rise over time. जब हमने कॉन्ट्रैक्चुअल और कैजुअल, एक होते हैं पेरोल पे परमानेंट वर्कर्स, एक होते हैं कि जिनको 3 साल 2 साल 5 साल के लिए रखा, ठीक है ना। जब वो टेम्परेरी वाले बंदे ज्यादा हो जाते हैं, गेटिंग अ पॉइंट। पता नहीं कौन सी जगह की जगह बात हो रही थी, मेरे को नाम नहीं याद। कहते पहले वहां 90% सब गवर्नमेंट बेस पे एम्प्लॉयड लोग थे, उनको सैलरी भी गवर्नमेंट ग्रेड से मिलती थी। जो सैलरी कमीशन है हमारा, आपको पता है ना, जॉब मतलब कि गवर्नमेंट का रूल बुक से मिलती थी। बट अब उनके ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो गया, कंपनी में क्या हो गया, 60% कौन से वो हो गए, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कफोर्स हो गए। दे हैव सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, जो फॉलो करता है ठीक है, नहीं तो उसकी छुट्टी। तो नाउ कैजुअलाइजेशन इज द पेड। अब ये सेक्टर देखो आप नीचे, सेल्फ एम्प्लॉयड, नंबर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हैव डिक्लाइंड और इंक्रीज। देखो डाटा देखो जाके, डिक्लाइन, क्योंकि अपने काम में ग्रोथ कम हो गई। अब अपने काम में टाइम भी ज्यादा लगता है, ये रियलिटी हो गई इंडिया की आज। तो दुनिया एग्रीकल्चर सेल्फ एम्प्लॉयड ही है। अगर आप खुद ही काम कर रहे हो, बंदे नहीं रखे तो सेल्फ एम्प्लॉयड है ना। अगर बंदे रखे होंगे तो बिजनेस होगा, ठीक है। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड देखो ये इंक्रीज हो गए। और हमारा एजुकेशन सिस्टम में ना आज भी अभी भी मैं कहूंगा समहाउ हमें ऐसा लगता है कि जॉब अच्छी मिल जाए तो बढ़िया है ज्यादा लोगों को, ठीक है ना। एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे हम नए सब्जेक्ट्स में डाले जा रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग, स्किल डेवलपमेंट्स, ये अब इनकल्टिवेट करेंगे नए बच्चों में कि अपना काम करने की सोचे। क्योंकि अगर कोई बिजनेस नहीं करेगा तो जॉब्स कहां से क्रिएट होंगी।
सबने जॉब करनी तो किसके पास करनी है? तो दोज हु आर कैपेबल, स्किल वाइज, मनी वाइज, रिसोर्सेज वाइज, दे शुड ट्राई एटलीस्ट। यूएस में, जापान में, यूके में भी आज से 30 साल पहले ऐसे होता था, पीपल वर मोर रिस्क टेकर्स। वहां इतनी बड़ी गूगल क्यों बन पाई, एप्पल क्यों बन पाई, इंडिया में क्यों नहीं बनती? क्योंकि दे हैव अ सोशल सिक्योरिटी। अगर हम फेल भी हो जाएंगे तो गवर्नमेंट हमें खाना दे देगी, हमारा मेंटल फिजिकल हेल्थ का ध्यान रख लेगी, हमारे बच्चों को फ्री में पढ़ा लेगी। तो पीपल सपोर्ट सिस्टम है। हमारी कंट्री में वो सपोर्ट सिस्टम इतना नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत इमेंस है। So that's why people are scared to take more risks. ये रियलिटी है, ठीक है। कैजुअल वेजेस वर्कफोर्स भी देखो वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दिहाड़ीदार वर्किंग या कॉन्ट्रैक्चुअल वर्किंग फॉर मंथली बेसिस, वीकली बेसिस या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की इतनी देर का काम है जी, उसके बाद नहीं बनेगा। अब पता है इवन यू सरप्राइज टू नो जो लोग एमबीबीएस करके डॉक्टर्स बनते हैं, मेरे एक फ्रेंड है उनका बेटा डॉक्टर बना है सिविल हॉस्पिटल में, ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ डॉक्टर, उसको सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और ये बहुत टेंडेंसी मैंने देख ली कि वो कॉन्ट्रैक्ट रिपीट ही नहीं होता कई बार, ठीक है ना। बहुत जगहों पे इन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, इन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस, बहुत जगह बैंक्स में भी ऐसा हो गया। एमबीए करते हैं बच्चों को, पहले इंटर्नशिप करवाते हैं, तो उसके बाद उनको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे 1 साल देते हैं। इवन इन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में तो था ही, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी ऐसा शुरू हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब पिछले 5 डिकेड्स में, 50 सालों में people move from self employed to regular salaried employed। अब हम सैलरी की तरफ चले गए और सैलरी हमें गवर्नमेंट सिक्योर्ड नहीं मिल रही, तो हमारा क्या हो गया? कैजुअलाइजेशन बढ़ गया है, ठीक है। चलो थर्ड टॉपिक है हमारा कौन सा? इनफॉर्मलाइजेशन। तो कैजुअलाइजेशन की अगर एक लाइन में डेफिनेशन देनी हो सचिन क्या है? एक वर्ड में अगर किसी को समझाना हो पूछे कैजुअलाइजेशन क्या होता है एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या कहेंगे हम? कैजुअलाइजेशन बंदों की काम करने की जो कैपेसिटी वो इंक्रीज हो गई है। नहीं गलत है गोविंद, मतलब लोग चलेंगे ये काम करेंगे, मतलब काम लोग कैजुअली जॉब्स और रेफर Jobs से क्या है? कौन बिजनेस एक कम है। एक लाइन अंडरलाइन करो। When percentage of casually hired workers in the total workforce tend to rise, this is the definition। जब कैजुअली हायर्ड वर्कर का क्या मतलब? कैजुअली हायर्ड वर्कर होता है जो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट वाला हो गया। जब हम परमानेंट की जगह कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग ज्यादा काम में आ रहे हैं वर्कफोर्स में एक कंपनी की, तो वो कैजुअलाइजेशन की तरफ जा रही है। जिस कंपनी में 100 पहले 20% कैजुअल थे लोग, आज 60% हो गए हैं, तो उसकी कैजुअलाइजेशन बढ़ गई। रिवर्स मैंने आपको बताया नेशनलाइजेशन हुई थी। अगर ये अब शायद फिनोमेना 2060-70 के बाद शायद हम देख पाएंगे, इंडिया में अभी नहीं देख पाएंगे कि प्राइवेट सेक्टर इतना ज्यादा हो जाएगा। अब शायद डेवलपमेंट जापान में देखोगे ये प्रोसेस होगा, मेरे हिसाब से 10 साल बाद होगा, क्योंकि ओवर प्राइवेटाइजेशन के कारण उनकी नेगेटिव ग्रोथ चल रही है। वो शायद वो कुछ चीजें नेशनलाइज करेंगे कंट्रोल में लाने के लिए, तो वहां पे क्या होगा? वर्कफोर्स दोबारा से गवर्नमेंट कंट्रोल में जाएगी, अगर जाती है। जैसे द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू माइंड वो करना पड़ेगा अल्टीमेटली सूनर लेटर। और ये सेंचुरीज की अगर आप स्टडी करो इकोनॉमिक्स की, तो ये समझ आएगा कि ओवर प्राइवेटाइजेशन एंड ओवर सोशलाइजेशन बोथ लीड्स टू डिजास्टर्स। द मिक्सचर ऑफ बोथ इज गुड, ठीक है ना। तो कैजुअलाइजेशन क्या है? हम बंदे को सिक्योर जॉब से निकाल के कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब पे डाल रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि बिजनेस नहीं कर रहे ना लोग अब, और उसके पीछे की रीजन है ना जॉब टेंडेंसी बढ़ गई और जॉब मिलनी थी, जॉब सिक्योर किया तो होता ना। हमारी कंट्री सोशलिज्म वाली होती, सारी गवर्नमेंट जॉब्स होती, 80% सारी जॉब थी। अब मान लो 5 कंपनियां गवर्नमेंट बना दे, एविएशन की बना दे, टेलीकम्युनिकेशन की बना दे, ठीक है, और गवर्नमेंट के हम उसमें जॉब देंगे, पर गवर्नमेंट खुद बना ही नहीं पाई ना। गवर्नमेंट एक दो कुछ सेक्टर्स में बना पाई, ऑयल में सेक्टर में बना पाई, बट ऑयल में प्राइवेट प्लेयर्स अब घुसे हैं 2016 के बाद। अब आपको एसएल के पंप्स भी दिखते हैं, रिलायंस के पंप्स भी दिखते हैं। अब आज से 15 साल बाद देखना है कि कंपटीशन आ जाता है, ठीक है ना। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को लेके ऑयल एक मेजर पोर्शन आया जहाँ से गवर्नमेंट बहुत बेनिफिट कमाती रही है, ठीक है ना। जैसे एलआईसी की बात कर रहे हैं, पिछले 20 साल पहले जो एलआईसी के पास बिजनेस था, मार्केट का एज अ परसेंटेज कि 100 लोग पॉलिसी करवाते थे उसमें कितनी एलआईसी की बात होती थी, आज कितनी होती है, तो डिफरेंशिएशन देखना। नो डाउट डाटा बढ़ा है, पहले अगर 10 करोड़ लोग इंश्योरेंस करवाते थे, आज 20 करोड़ करवाते हैं। तो एलआईसी के बाद अगर 8 करोड़ करवाते थे, तो आज 12 करोड़ करवा रहे हैं, पर उनकी पहले परसेंटेज 80% थी, तो आज 60% आ गई। जैसे मारुति कंपनी की भी एग्जांपल है, पहले उसका मार्केट शेयर 92% था, तो इंडिया में शायद 10 लाख गाड़ियां बिकती थी, तो उसमें से 9 लाख उनकी बिकती थी। लेकिन अब इंडिया में शायद 50 लाख गाड़ियां बिकती है, उसमें से उनकी 50% बिकती हैं, तो
25 लाख तो अभी भी डाटा है, तो नंबर्स उनके ग्रो हो रहे हैं, लेकिन मार्केट में उनका एज कंट्रीब्यूशन मार्केट शेयर जो है वो कम हो रहा है। गेटिंग अ पॉइंट? एक होता है ग्रोथ ज्यादा नहीं हो रही, नहीं ग्रोथ हो रही है, लेकिन मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है, साइज मार्केट का साइज जितना ग्रो हो रहा है उतना हम नहीं ग्रो हो रहे। जैसे 100 करोड़ से 200 करोड़ मार्केट में उनका 8% से 16% होना चाहिए था, उनका 8 से अगर अब मार्केट की जो इसको बीटा कहते हैं ना, बीटा ऑफ मार्केट इज नॉट अकॉर्डिंग टू अवर कि हमारी चेंज की जो वेरिएशन है वो मार्केट से अलग है। अच्छा कोई कंपनी ऐसी होगी जिसका पहले 5% होगा 9% हो गया, दिस इज हाउ यू वैल्यूएट द स्टॉक्स इन द मार्केट, कि आप उन स्टॉक्स को ढूंढो जिनका बीटा भी चलेगा आगे जाके, जिनका बीटा पीक कर चुका है वो फॉल करेंगे, उसमें बैठने का फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स भी हेल्प करती है, इकोनॉमिक एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इकोनॉमिक एनालिसिस करना। इकोनॉमिक एनालिसिस ऐसे किए जाते हैं कि आप देखो कितना प्राइवेट सेक्टर है। अब एप्पल भी ओवर इतना अच्छा ब्रांड है, लेकिन बट अगर मैं सेइंग कि अगर कोई इनोवेटिव चीज ना आई तो शायद 2-4-5 साल में डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो गूगल वाई इट्स इंस्टेंटली इंक्रीजिंग, माइक्रोसॉफ्ट पीछे रह गया था 10-15 सालों से, बट एआई में अभी वो सबसे आगे हो गए। तो इनकी एक ना एक स्टिफ कंपटीशन हो गया, जब 4-5 मेजर प्लेयर्स हैं टेक्नोलॉजी में, ठीक है, मेटा है, गूगल है। अब इंडियन में मुझे कंपनी बताओ तो इनको आसपास भी हो, इन्फोसिस है पर उनके आसपास भी नहीं है। इन्फोसिस है सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर फ्रॉम B2B, पर वो ऐसे B2C में कहीं इतना रेवोल्यूशनरी कर ही नहीं पाए। गेटिंग अ पॉइंट? ठीक है, चलो अब आगे इनफॉर्मलाइजेशन। एक नीचे पहले बॉटम में उसका मीनिंग लिखा हुआ है, जरा शीगा पढ़े इसको। Informalization is a situation where percentage of workforce in formal sector tends to decline as Underline. formal. Workforce in formal sector tends to decline and that in informal sector tend to increase. फॉर्मल सेक्टर में लोग कम हो रहे हैं और इनफॉर्मल सेक्टर में लोग ज्यादा हो रहे हैं। अब ऊपर एक टेबल पे आओ, फॉर्मल वर्कर्स कौन से होते हैं, नॉन फॉर्मल इनफॉर्मल वर्कर्स कौन से होते हैं। दे आर फॉर्मल सेक्टर कौन सा होता है, जो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिसका एक सिस्टम बना हुआ है कि इसमें भी ये रेगुलेशन है, ऐसी कंपनीज चलेंगी, इनकी रजिस्ट्रेशन होगी, इसका काम गवर्नमेंट की ये डिपार्टमेंट रेगुलेट करेगा, जैसे टेलीकॉम ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है ना। लॉजिस्टिक हमारी कंट्री में सबसे अनऑर्गेनाइज्ड है। बॉम्बे में एक कंपनी चलती है डब्बा वाला, सुना है कभी नाम? टिफिन सिस्टम वाले, ठीक है ना। वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते थे, पर जैसे ही जोमेटो स्विगी आए वो डिस्टर्ब करके ऑर्गेनाइज बना लिया उस मार्केट। या एजुकेशन मार्केट, कोचिंग मार्केट, जिम मार्केट, फिजिकल मेंटल हेल्थ मार्केट, सारी अनऑर्गेनाइज थी आज से 10 साल पहले, अब सारी ब्रांडिंग बेस्ड होगी। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, अब वो ब्रांड बेस्ड, यानी कि वो दे आर गोइंग फ्रॉम बीइंग एन अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। अब ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या होता है, आपको सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, किसी तरह के लेबर लॉज के अंदर रजिस्ट्रेशन होती है, वर्कर्स रेगुलर होते हैं, दे वर्क इन, इसको हाईलाइट करो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, PSUs एंड प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स विद मोर देन 10। जनरली इसमें गवर्नमेंट सेक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, अंडरटेकिंग्स होती हैं, या प्राइवेट सेक्टर में जिसमें 10 या उससे ज्यादा लोग होते हैं। लेकिन जो इनफॉर्मल है उसमें कौन से लोग होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। ये अंडरलाइन कर लो दोनों साइड में, कौन फॉर्मल में कौन से वर्कर्स आते हैं, इनफॉर्मल में कौन से आते हैं। जब पेपर आएगा तो आपको इससे डिफाइन करना पड़ेगा फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर जिसमें 10 से कम लोग होते हैं, ठीक है। अब आगे इनफॉर्मलाइजेशन लीड्स टू कैजुअलाइजेशन, इस लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना, इसके कारण कैजुअलाइजेशन होती है, ठीक है। इनफॉर्मलाइजेशन लीड्स टू कैजुअलाइजेशन। Formalization took place in early years of planning as there was dominating role of PSU. इंडिया में पहले किसका ज्यादा रोल रहता था, PSUs का। तो PSUs के रोल के कारण फॉर्मल सेक्टर ज्यादा था। अब प्राइवेटाइजेशन होगी तो वी आर मूविंग फ्रॉम फॉर्मल टू इनफॉर्मल, तो इनफॉर्मलाइजेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इनफॉर्मलाइजेशन इंक्रीज होने के कारण कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स हो रही है, और जॉब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, PSUs की जॉब, बेटा देखो इकोनॉमी में गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स की जगह प्राइवेट डिपार्टमेंट ज्यादा हो रहे हैं, तो प्राइवेट वाले क्या करेंगे, जैसे वो रेलवेज में ना अभी कुछ चीजें प्राइवेटाइज हुई हैं। एक रेलवे ट्रेन चलती है तेजस के नाम से, सुना है नाम आपने, वो प्राइवेटाइज की गई है। प्राइवेटाइज ऐसा है कि उसकी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, तो अब न्यू हायरिंग कम कर रहे हैं उसमें, इसको रखते हैं कॉन्ट्रैक्ट में रखते हैं, आफ्टर 1 ईयर रिव्यू करते हैं, 50% लोग ही आगे जा पाते हैं, और 3 इयर्स के बाद फिर उसमें से 50% करते हैं तो उनको परमानेंट करते हैं। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस लग गया, उसका मतलब आगे अगर 10 लोग रखे जाते थे शायद 80% वाले सिलेक्टेड या कंटिन्यूड, अब कितने रह गए 25%। तो इसका मतलब इनफॉर्मेशन बढ़ गई, तो उसका मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स बढ़ गई। आई नो मेनी पीपल, कॉलेजेस का डिक्लाइन क्यों हो रहा है इंडिया में,
या न्यू काइंड ऑफ एजुकेशन इम्पार्ट करने में एक तो कई कॉलेजेस की डिक्लाइन हो रहा है। मैं नाम नहीं लेता, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो पिछले 50, 60, 70 साल में बहुत पाइनियर्स थे, आज उनका नामो निशान भी नहीं, कोई उनके कॉलेज में जाना भी नहीं चाहता, ठीक है ना। Why? Because the structure of the economy has changed. It has gone from unorganized to organized. Organized में informalized, informalized से क्या हो गया? Casualization, ठीक है। लास्ट में खत्म करें इसको। But as a consequence of strategy of LPG, informal sector has taken place. तो LPG आने के बाद हम कहाँ शिफ्ट हो गए? पब्लिक से प्राइवेट, और प्राइवेट से क्या इंक्रीज होगी? हमारी कैजुअलाइजेशन। इकोनॉमी ट्रांसफर फ्रॉम कंट्रोल्ड इकोनॉमी टू मार्केट इकोनॉमी, ये वर्ड जो लिखना है जब भी आंसर लिखोगे, अंडरलाइन कंट्रोल्ड इकोनॉमी टू मार्केट इकोनॉमी। कुछ कीवर्ड्स होते हैं उसको लिखने जरूर है, ठीक है। मार्केट इकोनॉमी इज रिलेटेड टू इनफॉर्मलाइजेशन। मार्केट इकोनॉमी किसको encourage करती है? इनफॉर्मलाइजेशन, ठीक है। सप्लाई ऑफ लेबर इज इंक्रीजिंग, डिमांड फॉर लेबर से। अब ये परसेंटेज देख लो, दोबारा आपको देखिएगा मेल की पार्टिसिपेशन ज्यादा है, ठीक है। टू सर्व दिस प्रॉब्लम इंडियन गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड मॉडर्नाइजेशन, अंडरलाइन मॉडर्नाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर इंटरप्राइजेस एज पर द गाइडलाइंस ऑफ ILO। ILO क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कि अगर प्राइवेट सेक्टर में कोई बंदा काम कर रहा है तो उसको लेबर लॉज के अंडर प्रोटेक्ट किया जाए, जिसके अंदर उसकी हेल्थ, उसकी सैलरी, उसकी मेंटल हेल्थ। आपको पता है कॉर्पोरेट्स में कई अच्छी कंपनी जो लॉज फॉलो करती हैं वो एक वेलनेस ऑफ भी देती हैं। एग्जांपल दे रहा हूं, व्हाट इज वेलनेस ऑफ? 2 महीने बाद आपको एक छुट्टी वीकेंड के साथ एक्स्ट्रा दी जाएगी कि 3 दिन घर पे बैठ के रिलैक्स करो, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, तो इसका मतलब वर्किंग आवर्स आपके 48 आवर्स से ज्यादा या 50 आवर्स से ज्यादा हो गए वीक में तो ओवर टाइम पे होगा। और कई जगह पे तो स्ट्रिक्ट रूल बन गया कि उससे ज्यादा चाहे ओवर टाइम भी मिल रहा हो तो काम नहीं करना बंदे ने, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर ओवर टाइम काम करेगा बंदा 1-2 महीने 3 महीने से ज्यादा तो उसका मेंटल और फिजिकल खराबी बढ़ेगी, ठीक है। एयरलाइंस में ऐसी एक फिक्स टाइम के ऊपर नहीं कर सकते ना, फिक्स टाइम के ऊपर